हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड संगीता मैम। तो आज की जो वीडियो है वो रहने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने नोरसेट 9 का मींस क्वालिफाई कर लिया है। अब उन सभी स्टूडेंट के सामने एक टास्क है कि वो चॉइस फिलिंग जो है उसको कैसे करें, कौन सा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें, कौन सा इंस्टीट्यूट उनके लिए बेस्ट रहेगा, कहाँ पे उनको बेनिफिट्स हैं। तो इन सारे जो पॉइंट्स हैं इनको लेके वो कंफ्यूजन में है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें कौन सा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना चाहिए। खुशी के साथ साथ सिलेक्शन के साथ साथ टेंशन का माहौल भी बना हुआ है कि कहीं वो कोई गलत इंस्टीट्यूट सेलेक्ट ना कर ले। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम जो फ्रेशर्स स्टूडेंट्स होते हैं जो सिलेक्ट होते हैं उनमें ये मोस्टली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। और कन्फ्यूज़न होना, टेंशन होना भी जायज़ है, बिकॉज जहाँ हमें जॉब करनी है लाइफ टाइम 60 ईयर्स तक, तो उस इंस्टीट्यूट को हम ध्यान से सेलेक्ट करें तो उसके लिए कुछ बातें होती है जिनका हमें ध्यान में रखना होता है। तो जो आज की वीडियो है डियर स्टूडेंट्स वो अपनी रहने वाली है कि नोरसेट 9 की जो चॉइस फिलिंग है जो कि स्टार्ट होने वाली है 13 तारीख से, वो नोरसेट 9 की जो चॉइस फिलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। तो इसमें हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक स्टूडेंट को ध्यान में रखने हैं चॉइस फिलिंग के टाइम पे। सबसे पहले तो टेंशन नहीं लेना है। चॉइस फिलिंग जो है वो आपकी 13 अक्टूबर को स्टार्ट होने वाली है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 13 अक्टूबर को ही चॉइस फिल करके लॉक करके आप रख दें। ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, फर्स्ट कम बेसिस पे नहीं होता है। जो चॉइस आपको मिलती है, आपका इंस्टीट्यूट मिलता है, वो आपकी रैंक के बेस पे, कैटेगरी के बेस पे आपको इंस्टीट्यूट्स अलॉट होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है कि जैसे ही आपका चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन हुआ और आप लोग फटाफट से चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, और आपने लॉक कर दिया, उसके बाद आप सोच रहे कि नहीं मुझे कौन सा इंस्टीट्यूट फर्स्ट प्रायोरिटी पे देना था। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी रैंक बहुत अच्छी है, ठीक है, तो उन्हें अपना जो मनपसंद है, ड्रीम जो इंस्टीट्यूट है वो सिलेक्ट करना है, तो उनके लिए तो सारे ऑप्शन ही अवेलेबल हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के थोड़े रैंक पीछे हैं तो उनको ध्यान से जो चॉइस है वो फिल करनी है, ठीक है, सोच समझ के सारे फैक्टर्स को, पॉजिटिव नेगेटिव सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के उनको चॉइस फिलिंग करनी है। और चॉइस जो है आपके पास जो है, आपकी चाहे कोई भी रैंक हो, सारे ऑप्शन रहेंगे आपको चॉइस में फिल करने के लिए। ये सारे जो इंस्टीट्यूट है वो आपके रहने वाले हैं आपकी चॉइस फिलिंग पोर्टल पे। तो सब इंस्टीट्यूट जो है उसमें आप क्या कर सकते हैं, चॉइस फिल कर सकते हैं। तो इन सब इंस्टीट्यूट्स में जो है ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, तो इनमें क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, ऑटोनोमस के क्या बेनिफिट्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके क्या बेनिफिट्स है, तो सारे हम डिस्कस करेंगे जो कि आपको ध्यान में रखना जरूरी है अपनी इंस्टीट्यूट्स को फिल करने से पहले। तो इसके अंदर आपको ये 27 इंस्टीट्यूट दिख रहे हैं, इसके अंदर आपकी बार काफ़ी अच्छी सीट्स थी। स्पेशली हम बात करेंगे यहाँ पे ESIC से कंपेयर करेंगे जितने भी हमारे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स है, बिकॉज ESIC के अंदर, ESIC न्यू दिल्ली के अंदर अब की बार काफ़ी अच्छी पोस्ट आई है, 832 जो है इसकी पोस्ट है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। लगभग 14,000 जो है स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं मेंस के एग्जाम में। तो अब आप लोगों को अच्छे से चॉइस फिल करनी है। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं जो सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना है। सबसे पहले जब आपका पोर्टल ओपन हो तब तक आपको अपना सारा जो है प्लान कर लेना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट है, वो आपके डिस्टेंस वाइज कितना पड़ता है। देखो मेन जो सबसे मेन फैक्टर्स होता है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द डिस्टेंस, है ना, कि हमारे घर से, हमारे होम टाउन से वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट कितने डिस्टेंस पे हैं। क्योंकि जो है वर्किंग एनवायरनमेंट है, ऑफ्स वगैरह है, बाकी सारी चीज़ें, सैलरी है, वो सब अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, बट हमें जो सेलेक्ट करना जो काम आता है लाइफ टाइम की, हमारे जो घर है, होम टाउन है, वहाँ से इंस्टीट्यूट का कितना डिस्टेंस है, ठीक है। तो वो सबसे मेन फैक्टर होता है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे वर्किंग स्टाफ देखे गए हैं जो होम टाउन के लिए हर बार वो एग्ज़ाम देते हैं ताकि वो जो है नियर बाय उनका सिलेक्शन हो जाए। तो कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ बातें हैं जो आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना है। तो डेफिनेटली ये जो वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्प करेगी, ताकि जो भी आपका कंफ्यूजन है कि कैसे हम चॉइस फिलिंग करें, हमारा जो फेवरेट इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो हमारा ड्रीम इंस्टीट्यूट है, वो हमें कैसे ले सकते हैं, किस सीक्वेंस में हमें चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, तो सारे जो डाउट्स है वो आपके क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी एक लिस्ट बनानी है। जब चॉइस फिलिंग पोर्टल ओपन हो उससे पहले अपनी लिस्ट बनाएं, सबका आप डिस्टेंस चेक करें,
बाकी जो ऑलमोस्ट जो बेनिफिट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स है, वो मैं आपको बता दूंगी। बाकी डिस्टेंस वाइज आपके पास कौन सा पड़ रहा है, ठीक है, आपको अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कौन सा इंस्टीट्यूट आपको सही लग रहा है, आप उसको चॉइस फिल करें। आपको इस चीज़ की तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि रैंक बिल्कुल पीछे हैं तो क्या मुझे पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूट है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस फिल करें जो आपको चाहिए, ठीक है। अगर वहाँ पे सीट जो पोजीशन है वैकेंट बच गई तो वो आपको अलॉट हो भी सकती है, तो अच्छे से फिल करें, सारे इंस्टीट्यूट फिल करें। और चाहे आपकी रैंक अच्छी भी हो, ठीक है, अगर अच्छी रैंक भी है डियर स्टूडेंट तो भी आप सारे इंस्टीट्यूट चॉइस में डालें। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक दो इंस्टीट्यूट लॉक कर रहे हैं, आपके पास सारी चॉइस फिलिंग रहेंगी, ऑप्शन रहेंगे, तो आप सारे इंस्टीट्यूट डाल सकते हैं। तो चलो बात करते हैं कि ऐसे क्या बातें हैं, क्या फैक्टर्स हैं जिन पे हमें ध्यान देना है अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक करने से पहले। तो कुछ बेसिक बातें होती हैं कि सबसे पहले तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें अपना ड्रीम इंस्टीट्यूट ही चाहिए, रैंक भी अच्छी है तो उन्हें तो आराम से मिल जाएगा, उन्हें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, फिर भी आप सारे इंस्टीट्यूट को चॉइस में रखें। ऐसा नहीं है कि केवल ड्रीम इंस्टीट्यूट आपने रख दिया। नेक्स्ट बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखने वाली बात है, वो है डिस्टेंस, कि आपका जो होम टाउन है वहाँ से आपकी इंस्टीट्यूट जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका डिस्टेंस क्या है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं वो आपके जब भी आप 60 ईयर्स तक आप वर्किंग हैं तब तक आपको काम आने वाली हैं, तो बहुत ही ध्यान से, है ना। कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज हैं कि मैम चॉइस फिलिंग जो है उसको हम कैसे करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। स्पेशली जो फ्रेशर्स कैंडिडेट है, जो अभी पास आउट हुए, जिन्होंने पहले एक्सपोजर भी नहीं है, तो उनको ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। सैलरी की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, सैलरी वैसे तो ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूट में सेम होती है, 7th पे लेवल पे होता है। द मेन चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपके फ्रेंड्स क्या चॉइस फिल कर रहे हैं या फिर दूसरा कैंडिडेट आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, उस पर आप ध्यान ना दें। अभी मैं आपको सारे पॉजिटिव पॉइंट्स बता रही हूँ, हर इंस्टीट्यूट्स के नेगेटिव पॉइंट्स, तो आप उसके अकॉर्डिंग, मेनली तो डिस्टेंस होता है, आप फैमिली के पास भी रह सकते हैं, जा भी सकते हैं, ऑफ वगैरह में भी आप अपने होम टाउन जा सकते हैं, तो डिस्टेंस सारे फैक्टर्स जो है अपने अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रख के चॉइस फिल करनी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, सैलरी ऑलमोस्ट सेम होती है सभी इंस्टीट्यूट्स की, ड्यूटी आवर्स का भी हम डिस्कशन करेंगे, वो भी ऑलमोस्ट सेम होता है। वर्कलोड, ठीक है, वर्कलोड जो होता है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स का डिफरेंट होता है। प्रमोशन किस बेसिस पे होता है, ट्रांसफ़र पॉलिसी किस इंस्टीट्यूट में है, रेजिडेंस मिलता है या नहीं, आपको क्वार्टर फैसिलिटी मिलती है या नहीं, हेल्थ बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, EHS मिलता है, CGHS मिलता है। इन एनी केस अगर आपको अपना ड्रीम इंस्टीट्यूट मिल गया नेक्स्ट वैकेंसी में, तो आपको वहाँ पे विड्रोवल के क्या रूल है, जब आप जॉब को वहाँ पे लेफ्ट करते हैं, लीव करते हैं, तो वहाँ पे क्या रूल होते हैं, ठीक है। किसी इंस्टीट्यूट में क्या होता है, बॉन्ड होता है, तो आपको वहाँ पे मनी डिपॉजिट करनी पड़ती है, बॉन्ड सिस्टम होता है, तो वो सारी चीज़ें जब आप प्रोबेशन पीरियड में हैं तो वो सारी चीज़ें जो है वो भी फैक्टर जो है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट एज रिलैक्सेशन, जब आप नेक्स्ट किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, किस इंस्टीट्यूट में आप वर्किंग कर रहे हैं तो आपको मिलेगा। बात करते हैं कि ज्वाइनिंग जो है वो किस इंस्टीट्यूट में जल्दी होती है, ठीक है। ज्वाइनिंग तो आपकी डेफिनेटली हो जाएगी जो भी आपको इंस्टीट्यूट मिलेगा, बट ज्वाइनिंग जो है उसका भी डिपेंड करता है। एम्स जो इंस्टीट्यूट है, स्पेशली जो ओल्ड इंस्टीट्यूट है वो क्या कर, एम्स दिल्ली है, वो फटाफट से ज्वाइनिंग करवा लेता है। कुछ न्यू एम्स है उनमें भी टाइम लगता है, डिपेंड करता है। देखो ज्वाइनिंग जो है डियर स्टूडेंट्स वो डिपेंड करता है नीड कितनी है, ठीक है। अगर उनको जल्दी नीड है, ज़्यादा नीड है, तो वो आपकी फटाफट से ज्वाइनिंग करवा लेते हैं। ESIC वगैरह की जो ज्वाइनिंग होती है वो थोड़ा डिले होती है, लेट प्रोसेसिंग होती है, बट वो भी होगी आपकी। तो हमें ऐसा सिर्फ 1-2 महीने का सोच के हमें डिसीजन नहीं लेना है कि इस इंस्टीट्यूट में तो ज्वाइनिंग जल्दी हो रही है तो हम उसी इंस्टीट्यूट को चॉइस में डाल दें। जॉब तो आपको मिल चुकी है, चॉइस फिल करना है, अच्छे से डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है, एंड द मेन थिंग डियर स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, ठीक है। अपने सब डॉक्यूमेंट्स जो है उसको रेडी रखें। जब आपका नोटिफिकेशन आया था तो उसमें बहुत अच्छे से क्लियरली मेंशन किया गया था कि आपके क्या कैटेगरी की जो सर्टिफिकेट, उसकी डेट मेंशन की होगी नोटिफिकेशन के अंदर, व्हाट आर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। आप जॉब में हैं, आप ऑलरेडी वर्किंग है, तो आपको NOC भी डिपॉजिट करनी होती है। इफ़ यू आर GNM प्लस एक्सपीरियंस कैंडिडेट देन यू हैव टू सबमिट द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो क्या क्या पॉइंट्स जो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में होने चाहिए, सैलरी स्लिप, अदर सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं कि ज्वाइनिंग इन सर्विस एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको आगे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना है तो किस इंस्टीट्यूट में आपको वहाँ पे परमिशन मिलती है अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए,
ठीक है। नर्सिंग के अंदर वैसे तो आपको गैप देना पड़ता है, इंस्टीट्यूट में 5 साल का गैप देना होता है अगर आप विद पे जा रही हैं कोई भी आप फर्दर अपनी एजुकेशन के लिए, लेकिन अगर विदाउट पे है तो 2 ईयर्स में आप जा सकते हैं विदाउट पे। ठीक है, तो ये जो सारे फैक्टर्स होते हैं वो हमें ध्यान में रखना है। तो अभी मैं आप लोगों को सैलरी स्लिप दिखाने वाली हूँ। टेंशन की सैलरी को लेके आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, सैलरी जो होती है ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूट्स में सेम होती हैं, इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, हमारी बेसिक होती है, आपने नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, नर्सिंग ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो आपका जो लेवल है आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। लेवल जो 7 रहने वाला है, जिसकी बेसिक पे है वो कितनी होने वाली है, 44,900 जो है बेसिक पे रहने वाली है। अब बात करते हैं कि ये तो बेसिक पे है, इसके साथ साथ हमें अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं, अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, तो वो हम बात करते हैं। इधर क्या है, ये हमारी सैलरी है टोटल, यहाँ से हमारी सैलरी में डिडक्शन होता है। ठीक है, क्या क्या डिडक्शंस होते हैं, क्या क्या रिकवरीज होती हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो बेसिक के साथ हमें डीए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस। अब हम बात करते हैं, आप सभी ने देखा होगा कि सैलरी में जो है इंस्टीट्यूट्स वाइज थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मिलता है। दैट्स डिपेंड ऑन, जो सैलरी डिफरेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, दैट इज एचआरए। एचआरए पे डिपेंड करता है हाउस रेंट अलाउंसेस। अब ये एचआरए किस पे डिपेंड करता है कि ये जो इंस्टीट्यूट है वो किस सिटी में है। ठीक है, एक्स सिटी में है, वाई सिटी में है या फिर जेड सिटी में है। अगर एक्स सिटी में है तो आपको जो एचआरए है, डियर स्टूडेंट्स, मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती है उनमें आपको एचआरए ज़्यादा मिलता है, तो वहीं पे आपका सीधा सीधा डिफरेंस आ जाता है सैलरी के अंदर। आपको बहुत ही अच्छी बात है, नर्सिंग फील्ड के अंदर यूनिफॉर्म अलाउंसेस, नर्सिंग अलाउंसेस हमें सब मिलता है, एनपीएस, ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग वो भी मिलता है। अब कुछ ठीक है दुख वाली बात भी है कि हमें सैलरी आ रही है बट उसमें से हमारे कुछ पैसे कट भी रहे हैं, इनकम टैक्स में जाते हैं। ठीक है, कुछ जो हमारा परसेंट जो है एनपीएस के लिए हमारा होता है, एम्प्लॉयर दोनों की साइड से डिपॉजिट होता है, जिसका बेनिफिट हमें जब हम रिटायरमेंट लेते हैं उस टाइम पे होता है। दीज आर द, ये जो है आपको सैलरी स्लिप दिखाई गई है, ये एम्स की है। तो यहाँ पे ये जो फैक्टर्स है, 2 पॉइंट्स है, ज़रूरी नहीं है वो, यहाँ पे तो सोसाइटी होती है उसकी रिकवरी के। ठीक है, तो ये फैक्टर ज़रूरी नहीं है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है कि आपकी जो सैलरी होती है किस किस चीज़ से बनती हैं, क्या क्या चीज़ें अलाउंसेज और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं सैलरी के अंदर। ठीक है, हेल्थ स्कीम मिलती है, तो हेल्थ स्कीम के लिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हर मंथ आपके 650 जो रुपीज़ है वो डिडक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे हेल्थ स्कीम के बारे में भी, कौन सी इंस्टीट्यूट जो है उसमें मिलता है। तो 13 से जो आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है, बहुत ही ध्यान से आपको चॉइस फिलिंग करनी है, सारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को ध्यान में रखें। अब ये जो सैलरी है, जो आपकी बेसिक सैलरी है प्लस आपके जो अलाउंसेस हैं, ये जो है हर साल आपके इंक्रीज होते रहते हैं। ठीक है, जो ईयर है 1 ईयर में क्या होता है, एक बार आपका इंक्रीमेंट लगता है। एक बार इंक्रीमेंट लगता है। ठीक है, अब ये इंक्रीमेंट जो है जून में भी लगता है, जैन में भी लगता है, डिपेंड कि आपने ज्वाइनिंग कब की है। एक बार ही लगेगा, एक पर्टिकुलर स्टाफ को एक बार इंक्रीमेंट लगेगा, डिपेंड करता है कि आपने ईयर में कब ज्वाइन किया है। ठीक है, तो चलो ये सारी सैलरी की रिगार्डिंग थी। तो सैलरी ऑलमोस्ट सेम रहने वाली है। ठीक है, अगर आप एक्स सिटी में रह रहे हैं तो थोड़ा बहुत एचआरए का डिफरेंस बढ़ता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उस वजह से आपकी सैलरी ज़्यादा होती है। चलो अब कुछ बातें करते हैं कि क्या क्या इंस्टीट्यूट जो है उसमें आपको क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे किस इंस्टीट्यूट की, एम्स और अदर जो ऑटोनोमस है। ठीक है, एम्स इज ऑल्सो ऑटोनोमस। इस वैकेंसी के अंदर एम्स प्लस अदर ऑटोनोमस जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी हम बात करेंगे। ईएसआईसी की हम सेपरेटली बात कर रहे हैं बिकॉज इस वैकेंसी के अंदर काफ़ी अच्छी वैकेंसीज ऐड की गई हैं, तो उसमें भी आपका अच्छा चांस है सीट लेने के लिए, तो उसके हम अलग से पॉइंट्स की बात करेंगे। और जो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हर इंस्टीट्यूट अच्छा है, डिपेंड करता है, अभी मैंने आपको बहुत सारे फैक्टर्स बताए डियर स्टूडेंट्स, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सारे फैक्टर्स को सोच समझ के डिस्कशन करके उसके बाद आपको डिसाइड करना है। ठीक है, चलो, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आपने ऐसा एम्स या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट आपने सेलेक्ट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर आपने सेलेक्ट किया है, तो फिर आपको अगर अपना इंस्टीट्यूट चेंज करना है तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा नेक्स्ट वैकेंसी में। तो आप अभी से अच्छे से अपना सोच समझ के चॉइस फिल करें। तो सैलरी की ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सैलरी जो होती है सभी इंस्टीट्यूट्स में डियर स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सेम होती है, डिफरेंस किसका होता है, एचआरए का होता है। ड्यूटी आवर्स की बात करें तो ड्यूटी आवर्स भी सभी इंस्टीट्यूट में जो है ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ठीक है, वही आपकी जो मॉर्निंग्स होती हैं
6 आवर्स की मॉर्निंग रहेगी आपकी, 6 आवर्स की क्या रहने वाली है, इवनिंग रहने वाली है, 12 आवर्स की आपकी नाइट रहती है। ऐसे ही ड्यूटी का पैटर्न रहता है। लेकिन अगर जैसे ओपीडी में आप काम कर रहे हैं, ईएसआईसी की बात करें, डिस्पेंसरी में काम कर रहे हैं, ठीक है, डिस्पेंसरी में आप काम कर रहे हैं, तो आपका क्या रहता है, सैटरडे जो होता है वो हाफ रहता है, संडे का ऑफ रहता है, प्लस जो गैजेटेड हॉलीडे है, ठीक है, गवर्नमेंट जो हॉलीडे है वो आपको सब मिलते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर भी सेम यही है, ड्यूटी आवर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, वही आपकी मॉर्निंग रहेंगी, इवनिंग रहेंगी, नाइट रहेंगी, ठीक है। जो नाइट्स है वो आपकी 6 to 7 नाइट्स होती है, डिपेंड ऑन द डिपार्टमेंट। कई बार किसी डिपार्टमेंट में स्टाफ कम की वजह से आपको नाइट्स ज़्यादा भी करनी पड़ सकती है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये सारी जो बेसिक बातें हैं वो आप सभी को याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रेजिडेंस की, ठीक है। रेजिडेंस ऐसी बात है कि जो नए इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे आपको क्वार्टर्स रेजिडेंस मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे न्यू जॉइनिंग्स आ रही हैं, नए स्टाफ है, क्वार्टर्स अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पे आपको क्वार्टर्स मिल जाते हैं, चाहे वो आपका ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट हो, बट वहाँ पे अगर नया इंस्टीट्यूट है तो क्वार्टर मिलेगा, न्यू जो इंस्टीट्यूट है, ठीक है। न्यू जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें आपको क्या मिलेंगे, अवेलेबल मिलेंगे। अब जो ओल्ड इंस्टीट्यूट्स है डियर स्टूडेंट्स, उसमें बहुत साल लग जाते हैं, टाइम ज़्यादा लगता है आपको इंस्टीट्यूट अलॉट होने में, जो क्वार्टर्स है वो अलॉट होने में, बिकॉज वहाँ पे क्या होता है कि ऑलरेडी जो स्टाफ होता है उससे वो फिल्ड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्कलोड। वैसे तो वर्कलोड मतलब जब हम पेशेंट्स पे काम कर रहे हैं तो काम तो हर जगह है, बट एम्स जो होता है, एम्स इंस्टीट्यूट है, वो क्वालिटी के लिए जाना जाता है। अब अगर क्वालिटी केयर देनी है तो डेफिनेटली हमें वहाँ पे क्वालिटी जो केयर है वो प्रोवाइड भी करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे जो वर्कलोड होता है बिकॉज ऑफ क्वालिटी केयर, ये क्वालिटी केयर की वजह से पेशेंट्स भी मोर अट्रैक्ट होते हैं एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे जो वर्कलोड होता है ज़्यादा होता है। बाकी जो होता है वर्कलोड जो होता है स्पेसिफिक डिपार्टमेंट पे भी डिपेंड करता है। अब अगर आप इमरजेंसी में काम कर रहे हैं तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में हो तो वहाँ पे पेशेंट्स आने ही हैं, ठीक है, ट्रोमा इमरजेंसी है, ठीक है। तो ऐसे जो है इंस्टीट्यूट जो है उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है उनमें वर्कलोड ज़्यादा होता है। बाकी बेसिकली अगर हम ऑल ओवर कंपेयर करें तो एम्स में वर्कलोड ज़्यादा क्यों माना जाता है, बिकॉज वहाँ पे क्वालिटी केयर देनी होती है, हमें जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें होती है वो भी हमें फॉलो करनी होती है, ठीक है। ऐसा है कि हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए अगर हम बात करें ईएसआईसी की अदर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, तो इनमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, लेस वर्कलोड होता है। क्या होता है इनमें, लेस वर्कलोड होता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमने मैम सैलरी पता कर ली है, ठीक है, ये डाउट भी क्लियर हो गया है, ड्यूटी आवर्स का भी अपना डाउट क्लियर हो गया है। यही अगर हम बात करें, अगर इंस्टीट्यूट में ओपीडी में अगर आप वर्किंग कर रहे हैं तो सेम आपका क्या रहेगा, स्टेट ड्यूटीज़ रहती है ओपीडी के अंदर आप वर्क करते हैं तो, ठीक है, स्टेट ड्यूटी रहती है, तो उसके अंदर सेम वही है, सैटरडे संडे जो होता है आपका ऑफ रहता है, उसके अलावा आपके जितने भी गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं वो ऑफ रहता है। तो बात करते हैं कि हमारा रेजिडेंस का पॉइंट भी क्लियर हो गया, कुछ नए इंस्टीट्यूट है एम्स वगैरह तो वहाँ पे आपको रेजिडेंस मिलता है। वर्कलोड बता दिया कि जो एम्स हैं वहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी केयर। अब वर्कलोड का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल काम तो आपको वही 6 आवर्स से ही करना है एक शिफ्ट में आपको, बट वहाँ पे थोड़ा आपको कॉन्शियस होकर क्वालिटी केयर देनी होती है, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें भी हमें फॉलो करनी होती है, हम कुछ भी केयर में स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं डियर स्टूडेंट प्रमोशन, है ना, कि आज मैम हम नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे लग रहे हैं, कल को हमें प्रमोशन भी चाहिए, हमारा भी मन करेगा कि हमारी जो है नर्सिंग ऑफिसर से हम एसएनओ बने, ठीक है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बने, तो उसके लिए कौन सा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें, है ना। मल्टीपल क्वेश्चंस आपके दिमाग में फ़िलहाल रन कर रहे हैं, आपको सैलरी भी दिख रही होगी, ड्यूटी आवर्स भी दिख रहे होंगे, रेजिडेंस भी मिल जाए तो क्या ही कहना उस चीज़ का, वर्कलोड भी हमें ध्यान रखना, प्रमोशन। तो डियर स्टूडेंट्स, जितना आप ओल्ड इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे प्रमोशन के चांसेस कम होते हैं। न्यू इंस्टीट्यूट है जैसे न्यू एम्स हैं, तो वहाँ पे आपका जो प्रमोशन है वो 3 साल के बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है, किसकी बात कर रही हूँ मैं, न्यू इंस्टीट्यूट्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर्स पे आप क्या हो जाते हैं, प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं हो, रैंक बेसिस पे होता है प्रमोशन। मैं किसकी बात कर रही हूँ, न्यू इंस्टीट्यूट्स की बात कर रही हूँ। और ये रैंक के साथ साथ यहाँ पे बता देते हैं प्रमोशन का कैसे क्या सीन होता है। तो प्रमोशन की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी बात करें, ठीक है। ऑटोनोमस की अगर हम बात करें
अब ऑटोनोमस के अंदर भी एम्स वगैरह, उसमें न्यू इंस्टीट्यूट्स भी है और ओल्ड इंस्टीट्यूट्स भी है। तो सबसे पहले जो न्यू इंस्टीट्यूट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे प्रमोशन जो है वो जल्दी होता है। ठीक है, 3 साल में आप जो है प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप एसएनओ की पोस्ट पे जो है प्रमोट कर दिए जाते हैं, बट डिपेंड ऑन द रैंक बेसिस पे होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ओल्ड इंस्टीट्यूट से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा प्रमोशन के लिए। क्या देना पड़ेगा? एंट्रेंस देना पड़ेगा प्रमोशन के लिए, नहीं तो आपको काफ़ी साल वेट करना पड़ता है। 10 to 20 ईयर्स आपको वेट करना पड़ेगा प्रमोशन के लिए। तो ये कुछ बेसिक बातें थी प्रमोशन के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं कि मैम ईएसआईसी में क्या प्रमोशन का सीन होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ईएसआईसी के अंदर, ठीक है, ईएसआईसी के अंदर भी आपको कम से कम 5 से 6 साल लग जाते हैं प्रमोशन के लिए, नेक्स्ट पोस्ट पे आपको प्रमोट करने के लिए। सेम ऐसा ही क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर भी क्या होता है, लेट ही प्रमोशन होता है। सिर्फ बेनिफिट यहाँ पे अगर आपको प्रमोशन का लेना है तो जो न्यू इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें आपको बेनिफिट हो सकता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है वो डिफाइन करते हैं आपका प्रमोशन जो है वो किस बेसिस पे हो रहा है, किस इंस्टीट्यूट्स को आप ज्वाइन करते हैं। तो ये सारी बेसिक जो बातें हैं वो आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना है कि व्हाट विल बी द सैलरी क्या रहने वाली है, ड्यूटी आवर्स क्या रहने वाले हैं, रेजिडेंस मिलेगा या नहीं, वर्कलोड क्या रहने वाला है, प्रमोशन की क्या स्कीम है, क्या सिस्टम है, कैसे प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफ़र। अभी आपने चॉइस फिल कर दी, आपको इंस्टीट्यूट भी अलॉट हो गया, तो आपको पता होना चाहिए किस इंस्टीट्यूट में ट्रांसफ़र पॉलिसी है, किसमें आप अपने नियर बाई होम टाउन आने के चांसेस हैं। तो एम्स बेटा, एम्स क्या है, ऑटोनोमस है। एम्स के साथ साथ मैं बात कर रही हूँ अदर ऑटोनोमस की भी। इस पॉइंट को आपको नहीं भूलना है कि जो अदर ऑटोनोमस हैं उसकी भी बात कर रहे हैं एम्स के साथ साथ। तो ये क्या है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, अपना सेल्फ कंडक्ट होता है, तो यहाँ पे आपके ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं होती। ठीक है, आपको एंट्रेंस ही देना पड़ेगा अगर आप किसी नए इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हैं, नियर बाई होम टाउन जाना चाहते हैं। ईएसआईसी का यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफ़र पॉलिसी होता है। क्या होता है, ट्रांसफ़र पॉलिसी। 3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर्स आप क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होता है उसमें भी नहीं होती है। जिस इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन करते हैं आप वहीं पे रहते हैं। ईएसआईसी का अपना है कि वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र दे सकते हैं, एलिजिबल है। ठीक है, कंपल्सरी ट्रांसफ़र भी होता है जिसमें आप चॉइस फिल कर सकते हैं, पोर्टल ओपन होता है उसमें आप चॉइस डाल सकते हैं। तो ऐसे ईएसआईसी के लिए आप 3 साल के बाद एलिजिबल हो जाते हैं कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए। अदर इंस्टीट्यूट्स में नहीं होता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट हेल्थ स्कीम, कि मैम हम मेडिकल फील्ड में हैं, हम हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहे हैं, एज ए नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे हम ज्वाइन करने वाले हैं, तो हमें हेल्थ बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, क्या हमारी फैमिली को बेनिफिट्स मिल सकता है हमारी इस जॉब की वजह से। तो हेल्थ स्कीम की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स कि क्या क्या हेल्थ स्कीम रहने वाली है। तो यहाँ पे हम बात करें कि हेल्थ स्कीम जो है, ऑटोनोमस की बात करें, ईएसआईसी की बात करें, ठीक है, या फिर अदर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो एम्स क्या है, एम्स या फिर अदर जो इंस्टीट्यूट है वो क्या है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। अब ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है तो उनमें क्या होता है, ईएचएस होता है। क्या होता है, ईएचएस। अब इस ईएचएस का मतलब क्या है कि मतलब जो इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया है आपको हेल्थ बेनिफिट उसी इंस्टीट्यूट में मिलेगा। ठीक है, जैसे आपने एम्स दिल्ली ज्वाइन किया है तो आपको वहाँ पे ही आपको बेनिफिट मिलेगा, अदर एम्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन ईएसआईसी और जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको सीजीएचएस की फैसिलिटी भी मिलती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होती है वो आपको अवेलेबल होती है, मतलब आप कहीं भी आप दिखा सकते हैं। अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी आप अपने आप को भी कहीं पे दिखाएंगे तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है एम्स है वहाँ पे आपको ओनली ईएचएस फैसिलिटी मिलती है, और इस मेडिकल फैसिलिटी के लिए 650 जो है वो आपकी सैलरी से डिडक्ट किए जाते हैं पर मंथ। ठीक है, हर महीने आपसे वो डिडक्ट किए जाते हैं ताकि आप ये हेल्थ बेनिफिट्स ले सकें। तो बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। अभी आपने जॉब ज्वाइन कर ली है बट आपको फिर भी नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करना है या प्रमोशन बेस, ठीक है, अपने होम टाउन के लिए आपको अप्लाई करना है। तो एज रिलैक्सेशन डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर हैं, ठीक है, अगर ऑटोनोमस में हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है तो ही आप एज रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं विड्रोवल रोल। अब आपको क्या है कि जॉब जो है आपको
किसी रीजन की वजह से, या फिर आप नेक्स्ट इंस्टीट्यूट अदर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाह रहे हैं और आपको जॉब विड्रॉ करनी है, वहीं पे आपको जॉब को लेफ्ट करना है, तो दे आर द सम रूल्स रिगार्डिंग द बॉन्ड डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। ठीक है, वो डिपेंड करते हैं किस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में आपने ज्वाइन किया है। ठीक है, विड्रोवल जो रूल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं हर इंस्टीट्यूट के। और इसके साथ साथ जो टेक्निकल ट्रांसफर है वो भी डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे। ठीक है, टेक्निकल रेजिग्नेशन, ठीक है, टेक्निकल जो रेजिग्नेशन होता है वो भी डिपेंड करता है किस पे, इंस्टीट्यूट्स पे ही डिपेंड करता है। सबका अपना अपना रूल होता है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी की। तो ऑलरेडी आप गवर्नमेंट जॉब आपको मिली है, उसके लिए आप चॉइस फिलिंग करने जा रहे हैं, तो जॉब की तो आपको सिक्योरिटी की कोई दिक्कत नहीं है। 60 ईयर्स तक आप जॉब के लिए एलिजिबल है, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस अपनी जो जॉब है वो आपको बिल्कुल ध्यान से करनी है, कोई भी ऐसी बड़ी मिस्टेक ना हो आपको जॉब के ड्यूरेशन में। सारी अलर्टनेस के साथ आपको जॉब करनी होती है, बिकॉज हम जो जॉब कर रहे हैं वो हम किस पे कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स पे, है ना। ह्यूमन बींग्स पे अगर हम जॉब कर रहे हैं, पेशेंट्स पे हम अपनी जो स्किल्स हैं वो कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारी वजह से, हमारे काम की वजह से किसी पेशेंट को कोई हार्म ना हो। ठीक है, कोई ऐसा मेजर इशू ना क्रिएट हो, आपकी जो जॉब है वो आप कोई भी इंस्टीट्यूट ले रहे हैं सिक्योर हैं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आप सभी को याद रखने हैं। अब एक और ऐसे इंस्टीट्यूट की बात कर रही हूँ, न्यू इंस्टीट्यूट, जहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ, कैफिम्स। ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं हम, DACAPFIMS, वेरी इंपॉर्टेंट। इस इंस्टीट्यूट का हम अलग से क्यों बात कर रहे हैं कि ऐसा क्या है इस इंस्टीट्यूट में। डियर स्टूडेंट्स, ये जो इंस्टीट्यूट है नया है, और अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, ये कहाँ पे है, मैदानगढ़ी दिल्ली के अंदर है। ठीक है, ये कहाँ पे मिलेगा ये इंस्टीट्यूट आपको, दिल्ली के अंदर, मैदानगढ़ी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, स्किल टेस्ट भी है। इसके अंदर क्या है, स्किल टेस्ट भी है। अब स्किल टेस्ट ऐसा नहीं है कि आपको ज्वाइनिंग करने से पहले आपसे स्किल टेस्ट करवाया जाएगा। जो लास्ट वैकेंसीज थी उसके अंदर क्या किया गया था, स्टूडेंट जो हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनको ज्वाइन करवा लिया है। अभी तक ये जो इंस्टीट्यूट है, ये क्या है कि अभी ये न्यू ज्वाइनिंग्स है वहाँ पे, तो एम्स दिल्ली के थ्रू ही यहाँ पे जो स्टाफ है उसको क्या दी जा रही है, ट्रेनिंग दी जा रही है। ठीक है, स्टाफ जो है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके बाद उनका क्या किया जाएगा, स्किल टेस्ट किया जाएगा। स्किल टेस्ट से आपको ये नहीं टेंशन में लेना है कि इस इंस्टीट्यूट में तो स्किल टेस्ट है और आपको बाहर कर दिया जाएगा, तो क्यों ना हम अदर इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें। स्किल टेस्ट में आपको चांसेस दिए जाएंगे, 2 और 3 चांसेस दिए जाएंगे आपको स्किल टेस्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है, और आपको उससे पहले आपको ट्रेनिंग भी दी जा रही है, सिखाया जा रहा है आपको काम। अभी जो स्टाफ है उनको ट्रेनिंग के लिए एट प्रेजेंट, ठीक है, 2-3 स्टाफ हर डिपार्टमेंट में भेजे जा रहे हैं। कुछ 3-4 दिन के लिए ऐसे प्रोसेसिंग है उनकी, तो उसके अंडर भेजा जा रहा है उनको ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि न्यू इंस्टीट्यूट होता है तो वहाँ पे स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, स्टाफ को स्किल सिखाना जरूरी होता है ताकि वो इंस्टीट्यूट रन कर पाए। तो यहाँ पे कैफिम्स में ये है कि स्किल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, बट ये टेंशन वाली बात नहीं है कि हमसे स्किल टेस्ट होगा या नहीं। वहाँ पे आपको पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती है, स्किल्स आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है, आपको 2-3 दिन के लिए हर डिपार्टमेंट में एक्सपोजर करवाया जाएगा, किसमें, एम्स दिल्ली के अंदर। उसके बाद आपसे टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। दिस इज अबाउट द लास्ट वैकेंसी। लास्ट वैकेंसी में अभी तक ऐसा है, स्टाफ ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड वो क्या है, ट्रेनिंग के लिए हमारे पास आ रहे हैं वहाँ पे सीखने के लिए काम। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो कैफिम्स इसमें अलग से हम क्यों बात कर रहे हैं इस इंस्टीट्यूट की, तो बेटा ये न्यू इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जब न्यू इंस्टीट्यूट होता है तो वहाँ पे आपका प्रमोशन की चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रमोशन की बेस पे आप इंस्टीट्यूट को फिल कर रहे हैं। आपको सारे फैक्टर्स ध्यान रखने हैं कि आपके होम टाउन के पास क्या है। ठीक है, सिर्फ प्रमोशन ही एक सिंगल फैक्टर नहीं है जिसके बेस पे आप चॉइस फिल कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज द लॉन्ग टर्म डिसीजन, और लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है वो अच्छे से सोच के लेना होता है। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं है कि आप एक सिंगल फैक्टर के बेस पे आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं, कैफिम जो उसमें प्रमोशन अच्छा हो सकता है आपके लिए चांसेज है, बिकॉज न्यू ज्वाइनिंग्स हैं, शायद ये सेकंड वैकेंसीज है उसके अंदर, उससे पहले वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लिए गए थे। तो आप लोगों के पास सभी जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आप इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, अभी तक यहाँ पे ट्रेनिंग एम्स दिल्ली के अंडर ही दी जा रही है जो भी कैंडिडेट्स हैं। तो ये सारे प्लस, ठीक है, पॉइंट्स हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो आपको सभी इंस्टीट्यूट्स के रिगार्डिंग ध्यान रखना है।
तो इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट्स के सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे कि मैम खुशी तो है लेकिन खुशी के साथ साथ टेंशन भी है कि हम कैसे करें, क्या हमारा डिसीजन जो है लाइफ टाइम का डिसीजन है वो हमारा लॉन्ग टर्म डिसीजन है वो सही रहेगा नहीं रहेगा, क्या हम के फैक्टर्स को ध्यान में रखें। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स जो आपको ध्यान में रखना है अपनी चॉइस फिलिंग करने से पहले। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपने रैंक आपकी जो भी आई है, ठीक है, अगर आप फर्स्ट रैंक है या फिर आपकी रैंक बहुत पीछे है तो भी चॉइस फिलिंग हमेशा ध्यान से करनी होती है। अगर अच्छी रैंक है तो ऑब्वियसली आपको फर्स्ट सेकंड चॉइस में मिल जाता है, नहीं तो आपको जो बाकी की चॉइसेस है उनमें से मिल जाता है, बट आपको भरना उसी सीक्वेंस में जो आपको चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट तो टॉपर्स को मिलेगा तो मैं क्यों ही भरूं, नहीं, हो सकता है आपकी कैटेगरी में आपको मिल जाए। सो सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उठा के कुछ भी पहले डाल रहे हैं, जो आपको चाहिए सारे पॉइंट्स देख के उसी के बाद आपको डालना है। तो ये वीडियो जो है अपने सभी स्टूडेंट्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनके पास शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी जितना भी डाउट्स हैं वो आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। चलो एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, इन सर्विस। ठीक है, ये डाउट भी स्टूडेंट्स का आ रहा था कि मैम इन सर्विस का क्या रूल है किसी इंस्टीट्यूट में। तो इन सर्विस की अगर हम बात करें, इन सर्विस का मतलब ये पहले तो ये होता है कि आप जब इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं तो सर्विस के ड्यूरेशन में ही आपको आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए अलाउ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर ये एम्स जो इंस्टीट्यूट है उनका आपको बहुत प्लस पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है कि वहाँ पे आपको आफ्टर 5 ईयर, किसकी बात कर रही हूँ मैं, एम्स की बात कर रही हूँ, आफ्टर 5 ईयर्स आपको फर्दर स्टडीज़ के लिए विद पे, ठीक है, विद पे आप क्या कर सकते हैं, फर्दर स्टडी के लिए जा सकते हैं। अब जाने का मतलब ये नहीं है, कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनका आपको एंट्रेंस देना होता है, उस एंट्रेंस को क्लियर करके आपको वहाँ पे सीट अपनी लेनी होती है। ठीक है, उसके बाद आपको भेजा जाता है अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, अगर आप बीएससी पे आपने ज्वाइन किया तो आप एमएससी के लिए एलिजिबल होंगे, अगर आपने जीएनएम प्लस एक्सपीरियंस के साथ ज्वाइन किया तो आप बीएससी के लिए, पोस्ट बेसिक के लिए आप एलिजिबल होंगे। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ईएसआईसी, इनमें ये परमिशन जो होती है नहीं मिल पाती हैं टाइम पे। बट एम्स का यही बेनिफिट है, अगर आप अपनी नॉलेज को अपडेट रखना चाहते हैं, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, नर्सिंग फील्ड में कुछ और भी करना चाहते हैं, तो देयर इज़ मोर अपॉर्चुनिटी इन एम्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, आप अपनी नॉलेज को हमेशा अपडेट कर सकते हैं, अपना जो एजुकेशन है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो ये अच्छा चांस होता है एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स के अंदर। ठीक है, बाकी रिसर्च वगैरह की भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है एम्स के अंदर बेनिफिट है। आप अपडेटेड रह सकते हैं, अपने नॉलेज को डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे आपको अपने फ्यूचर में हेल्प मिलेगी अपनी नॉलेज को अपडेट करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए। आप नर्सिंग फील्ड में जो है अचीवमेंट्स ले सकते हैं। तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं जो सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखने हैं। ठीक है, सो ये वीडियो जो है आप सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करने वाली है, तो टेंशन नहीं लेना, सबकी 7th पे लेवल रहने वाली है, सबकी सैलरी बहुत अच्छी आने वाली है अकाउंट में। ठीक है, तो सारे जो है नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट सभी स्टूडेंट्स को हर इंस्टीट्यूट्स का ध्यान में रख के करना है। आपको क्या चाहिए, आपको आगे अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना है, आपको रेस्ट पीसफुल जो है वो जॉब चाहिए, आपको शांति से आपको काम करना है। ठीक है, क्या चाहिए आपको उसके अकॉर्डिंग, कि आपको घर से जो होम टाउन है उससे दूर चाहिए, पास चाहिए, दे आर द मैनी फैक्टर्स है ना। तो ये सब फैक्टर्स जो है आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के ही चॉइस फिलिंग करनी है। तो ये सारी बातें हैं जो आप सभी को याद रखना है। तो डेफिनेटली ये जो वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करेगी। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है डियर स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जो भी हम अपडेट्स डालते हैं सभी का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स। टेंशन नहीं लेनी है इस चीज़ की कि कैसे हम चॉइस फिलिंग करें, सफिशिएंट टाइम है। और वेरी इंपॉर्टेंट, अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट कम सर्विस पे नहीं होता है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप 13 को पोर्टल ओपन हुआ, आपने चॉइस फिल करके लॉक कर दी, ऐसा नहीं करना। आप चॉइस फिल करने के बाद आप लॉक ना करें उसको, तब भी आपके पास टाइम होता है, आप सोच सकते हैं चॉइस जो है आपने सिलेक्ट की इंस्टीट्यूट, आप उसको स्वाइप कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप अपनी चॉइसेस को कर सकते हैं। बट अगर आपने लॉक कर दिया तो आपके पास वो चांस नहीं बचेगा। तो ऐसे कोई जल्दी नहीं है कि मेरा जो रैंक है वो पीछे है तो हो सकता है मैं पहले फिल करूँ तो मुझे वो इंस्टीट्यूट मिल जाए, ऐसा नहीं है।
ठीक है। ये सारे डिसीजन जो होते हैं, क्या आपकी रैंक है, आपकी कैटेगरी रैंक क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपके डिसीजंस लिए जाते हैं। तो कोई भी जल्दबाजी की रिक्वायरमेंट नहीं है, आराम से करें उस चीज़ को, ध्यान से फील करें और अच्छे से सोच समझ के फील करें। ठीक है। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स। ये सभी जो बातें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है, अपनी प्रॉपर लिस्ट बनाएं। ठीक है। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप सब चीज़ें देखें, क्या आपको सही लगता है, आपके हिसाब से उस इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना है। दूसरा कैंडिडेट क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं करना, बिकॉज जॉब आपको करनी है तो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें, अपनी फैमिली से डिस्कस करके करें। सारे जो बेसिक फैक्टर्स है वो आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है। ठीक है। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने भी नूरसेट 9 जो है वो क्वालिफाई कर दिया मीन्स का एग्ज़ाम। आप नर्सिंग ऑफिसर बस बनने ही वाले हैं। ठीक है। कुछ स्टेजेस है जो आपको पार करनी है, चॉइस फिलिंग की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो ये सब जो है वो आपको ध्यान में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है। आप सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, करेक्शन अगर कोई मिस्टेक है तो उसको आप करेक्ट करवा लीजिए। ठीक है। पेरेंट्स के नाम का अगर कोई मिस्टेक होता है तो वो तो एफिडेविट बन जाता है, नो इशू, लेकिन फिर भी आप अपनी जो करेक्शंस करवानी है आपको डॉक्यूमेंट्स में, वो सब आप रेडी रखें। ठीक है। नहीं तो डिले हो जाता है। ठीक है। सॉल्यूशन होता है बट वो चीज़ें जो होती है, ज्वाइनिंग जो होती है, डिले हो जाती है। एंड कास्ट सर्टिफिकेट होता है, उसका भी आपको ध्यान रखना है, मेनली डेट्स का। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से चॉइस फिल करना, टेंशन फ्री होकर चॉइस फिल करना। ठीक है। कुछ और भी डाउट हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट्स के रिगार्डिंग, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, आपको कोई और भी दिक्कत आ रही है, किसी मतलब लग रहा है कि कोई डाउट रह गया है जो आपको पूछना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है। तो 13 के बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग करें आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नर्सिंग ऑफिसर तो आप ऑलमोस्ट बन ही चुके हैं। ठीक है। बस कुछ बातें ध्यान में रखनी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ध्यान में रख के ही चॉइस फिल करनी है। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर ऑल स्टूडेंट्स। ध्यान में रखना सभी इंपॉर्टेंट बातें। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स। अपने जो दोस्त हैं उनके पास भी शेयर करें ताकि उनकी टेंशन भी थोड़ी कम हो सके। ठीक है।